पूर्व पक्ष व्याप्ति का लक्षण चल रहा था। साध्याभाव का परिष्कार कर दिया गया तीन विशेषणों से। सर्वप्रथम लक्षण था साध्य अभावद अवृत्तित्व व्याप्ते है लक्षणम। साध्य अभावद अवृत्तित्व, उस साध्याभावांश का परिष्कार करते हुए आपने लिखा साधतावच्छेद संबंधावच्छन साधतावच्छेद के धर्मानवच्छन साधतावच्छेद का अवच्छन साध्याभावादिवृत्तित्वाभावत्तम व्याप्ते है लक्षणम। ये आपने किया है ना। साधतावच्छेद का संबंधावच्छन जोड़ा, क्योंकि पर्वत वन्य संयोग संबंध से है, किंतु वहां समवाय संबंध से नहीं रहेगा। समवाय संबंध से वन्य अपने अवयवों में वन्य अवयवों में रहता है। इसे जब तक आप साध्याभाव में प्रतियोगी भूता साध्य के अंदर विशेषण नहीं दोगे, कौन से संबंध से साध्य लेना चाहिए, तो हम समवाय न वन्य को लेकर के भी दोष दे सकते। वृत्तित्व ही धूम में आएगा, लक्षण का व्याप्ति हो जाएगी। इसलिए आपने विशेषण दिया साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न साध्याभाव होना चाहिए। फिर समस्या वही उसी जगह पर आपने एक सत्य भी द्वयम नास्ति के आधार पर वन्य भले है पर्वत में, लेकिन वट्टी वन्य घट उभय नहीं है, तार्श उभयाभाव को लेकर के पुनः धूम में ही अवृत्ति दोष दिया, तो अवृत्तित्व नहीं आया, आवृत्तित्व नहीं आया, वृत्तित्व ही रहा, अव्याप्ति हुई। तो निवारण करने के लिए आपने साध्यतावच्छेद इतर धर्म अनवच्छन शब्द दिया। तार्श प्रतियोगिता साध्याभाव अधिकरण होना चाहिए। यह साध्यभाव को परिष्कार करने के बावजूद चालनी न्याय से पर्वत में मानसीय वन्य नहीं है, मानस में पर्वतीय वन्य नहीं है, चप्तर में मानसीय वन्य नहीं है, पर्वतीय वन्य नहीं है, इस प्रकार का लेकर के मानसीय वन्य भाव को पर्वत में दिखा दिया। मानसीय वन्य भाव को लेकर के आपने पर्वत में वन्य भाव अधिकरण बना दिया। निवृत्त वृत्तित्व ही धूम में आया, आवृत्तित्व नहीं आने से पुनः अव्याप्ति दोष उस स्थल में होने पर आपने दिया साध अवच्छेद का अवच्छिन्न होना चाहिए। ये आपने कहा था संक्षेप में। कल का विचार है साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद इतर धर्म अनवच्छिन्न साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभावादिकरण निरूपित प्रतित्वाभावत्वम व्याप्ते है लक्षणम। यह साध्याभाव का परिष्कार हुआ। लेकिन विचार कर रहे हैं कि साध्याभाव का अधिकरण कैसा हो। साध्याभाव का अधिकरण प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए। जो साध्याभाव का अधिकरण है वो प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए। साध्याभाव का प्रतियोगी कौन होगा? साध्य ही होगा। अर्थात साध्याभाव का अधिकरण होता हुआ साध्य का अनधिकरण भी होना चाहिए। साध्य का अनधिकरण भी होना चाहिए, ऐसा कहना जरूरी है। क्योंकि जितने भी अव्याप्य वृत्ति वाले गुण हैं, अव्याप्य वृत्ति वाले गुण, उनको हम यदि साध्य बना देते हैं तो एक ही अधिकरण में आपको क्या हो जाएगा? अभाव भी मिलेगा, भाव भी मिलेगा। जैसे वृक्ष कपि संयोगी वृक्षत्वात्, एतद् वृक्ष कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, या वृक्ष कपि संयोगी वृक्षत्वात्। ये पेड़ कैसा है? कपि संयोग वाला है, क्योंकि वृक्ष होने के नाते वहीं तो बैठेगा कपि। यत्र यत्र वृक्षत्वं तत्र कपि संयोगत्वं देखने में सब हेतु जैसा लगता है। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है इस स्थल में भी। साध्य कपि संयोग है, वृक्ष कपि संयोगी वृक्षत्वा। इस स्थल में संयोग की समझ है समवाय संबंध। सार्थक संबंध क्या हो गया? समवाय संबंध। ये संयोग क्या है? गुण है। वृक्ष क्या है? द्रव्य। गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। हम कपि से थोड़ी बोल रहे, कपि का संयोग मैं देख रहा हूं वृक्ष में, कपि से मतलब नहीं है। अब वो संयोग वाला है कपि भी, वृक्ष पर कपि आगे बैठ गया। मुझे वर्तमान में चिंता है इस संयोग का, कपि से मतलब नहीं है।
हम विचार कर रहे हैं वृक्ष में संयोग है, किसका? घट का, पट का, किसका भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ कपि का संयोग का विचार कर रहा। लक्ष्य मतलब हमारा संयोग से। संयोग कैसा है? अव्याप्य वृत्ति। जब कपि यदि मान लो वृक्ष की एक डाली पर बैठा हुआ है तो डाली पर कपि का संयोग है, इन मूल में कपि संयोग नहीं है। एक ही अधिकरण में भाव भी अभाव भी मिला कि नहीं मिला? एक ही वृक्ष रूपी अधिकरण में कपि संयोग शाखा में है और जड़ में, मूल में, धरती के भीतर जहां पेड़ का जड़ है, वो भी पेड़ है ना। पेड़ कहने के ऊपर का थोड़ी लिया जाएगा, जड़ सहित होगा पेड़ का मतलब पूरा। लेकिन उस जड़ में कपि जगह घुस गए थोड़े बैठेगा, वहां तो संयोग मिलेगा नहीं। और संयोग खुद का स्वभाव ही ऐसा, एक जगह रहेगा तो दूसरी जगह। एक ही डाली में यहां बैठा है तो बगल में नहीं, जड़ तो दूर की बात। जड़ हम जानबूझ जिसलिए लेते हैं कि वह तीनों काल में संभव नहीं है। डाली में तो अब यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ कूद क्या बैठ जाएगा, तो वहां आ जाएगा संयोग। कभी न कभी इधर उधर संयोग हो सकते हैं ना, और मूल में तो होगा ही नहीं। इसे जान करके कभी संयोग का अभाव को हम कहा दिखाते हैं? मूल में। तो एक ही वृक्ष रूपा पक्ष रूपी अधिकरण में साध्य भी है और साध्य का अभाव भी। ऐसे स्थल में जब आप कोई विशेषण नहीं दिए हैं, अभाव का अधिकरण कैसा होना चाहिए यह आपने कहा नहीं है, तो अपने मर्जी से ले लेंगे ना। मूलावच्छेद कपि संयोग अभाव ले लूंगा। मूलावच्छेद ना कपि संयोग, उसका अभाव कहां मिलेगा? शाखा में मिल जाएगी, वृक्ष में मिल जाएगा हमको। तादृश अभाव निवृत्त वृत्तित्व ही वृक्षत्वात् में है, वृक्षत्व हेतु में है, आवृत्तित्व नहीं है। इसे लिख रहा है, देखिए, अच्छा तथापि समवायन कपि संयोगा भावती मूलावच्छिन्न एतद् वृक्षे एतद् वृक्षत्व सत्वात् कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् इत्यादि अव्याप्तिरिति न वाच्यम्। सद्धेतु स्थल है कि यत्र यत्र वृक्षत्वम् तत्र तत्र कपि संयोगत्वम्, ये सद्धेतु बन रहा है। जहां जहां वृक्षत्व रहेगा निश्चित रूप उनमें कपि संयोग होगा ही। इस सद्धेतु स्थल में पुनः समवाय कपि संयोग साध्य है। आपने कहा नहीं था, कोई अवच्छेद का दिया नहीं अधिकरण का विशेषण। जैसे साध्य का विशेषण साध्य भाव में अभाव प्रतियोगिता का विशेषण अपने दिया, सातावच्छेद संबंधावच्छेद साधतावच्छेद इतर मानावच्छन सातावच्छेद का अवच्छन प्रतियोगिता साध्याभाव। अधिकरण में कोई विशेषण अभी तक दिया हुआ नहीं है। अपने मर्जी से हम कोई भी प्रकार का अधिकरण हम ले सकते हैं। तो मूलावच्छेद ने ले लिया, कपि संयोग का अभाव का अधिकरण वृक्ष हो गया, तब तो वृत्तित्व वृक्षत्व में आ जाएगा। लेकिन वहां सारा लक्षण घट रहा है। देखो, साध्यभाव गुण हो गया, कपि संयोग भाव। साधतावच्छेद संबंध कौन है? समवाय संबंध है ना। साधतावच्छेद धर्म कौन है? कपि संयोगत्व। समझोड़ो या कपि योग बोल दो, पता नहीं है। संयोगत्व बोलो या कपि योगत्व बोलो चलेगा। कपि संयोगत्व से इतर घटत्वादि से अनावच्छिन्न भी है ना, क्योंकि आपने उभया भाव नहीं लिया है, कपि संयोग का भाव ले रहे हो सीधे सीधे। कपि संयोग में कपि संयोग भाव रूपा भाव का प्रतियोगिता उच्चेद कैसा है? कपि संयोगत्व से इतर घटत्वादि से अनावच्छिन्न भी है, और कपि संयोगत्व रूपी सातावच्छेद से भी चाली नहीं भी आप नहीं लगा सकोगे। कपि संयोगत्वावच्छिन्न भी है, कपि संयोगत्वावच्छिन्न भी है ये कपि संयोग भाव। तो साधतावच्छेद संबंध समवाय संबंध से अवच्छिन्न है। साधतावच्छेद को कपि संयोगत्व से इतर घटत्वादि से अनवच्छिन्न भी है, और साधतावच्छेद का कपि संयोगत्व से भी अवच्छिन्न है। साधतावच्छेद का कपि संयोगत्व से भी अवच्छिन्न है ये। तो तीनों विशेषण आ गए ना इसमें। ऐसा कपि संयोग भाव का अधिकरण
हम बना रहे हैं वृक्ष को कैसे, शाखा में नहीं, मूलावच्छेदेन। मूलावच्छेदेन एतादृश विशेषणों से युक्त, जो तीन विशेषण आपने दिया, तीनों विशेषणों से संपन्न है या कपि संयोग का भाव। फिर भी इस कपि संयोग का भाव का मूलावच्छेद अधिकरण कौन हो गया, वृक्ष। तो वृत्तित्व क्या है, वृक्ष में वृक्षत्व है, आवृत्तित्व रूप लक्षण नहीं आया। तो साधितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेद कपि संयोगत्वेतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न, साधितावच्छेद कपि संयोगत्वावच्छिन्न। प्रतियोगिता कपि संयोगा भाव मूलावच्छेदेन एतादृश भावस्य अधिकरणं वृक्ष एव। मूलावच्छेदेन एतादृश कपि संयोगा भावस्य अधिकरणं वृक्ष एव। तन्निमित्त वृत्तित्वं वृक्षत्व हेतु एव अस्ति, न तो अवृत्तित्वम्। अतः सद्हेतु लक्षण अभावे अव्याप्ति दोष स्यात्। तन्निवारणाय एतादृश अतिव्याप्ति दोष को निवारण करने के लिए हमने क्या करना है, कपि संयोगा भाव का प्रतियोगी कौन है, कपि संयोगा भाव का प्रतियोगी कौन है, कपि संयोग। हमेशा जिसका भाव कहूंगा प्रतियोगी वही हो जाएगा। संकोच क्यों करना, आराम से बोलो, घाटा कुछ नहीं। गलत भी बोलोगे तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं आएगा दिन आएगा। इसलिए बोलो, गलत बोलेंगे तो सुधर जाएंगे, सही बोलेंगे तो जय जयकार होगी। वाह, कितना बढ़िया विद्यार्थी है, ठीक जवाब दे दिया। तो कपि संयोग भाव का प्रतियोगी कौन है, कपि संयोग। ये देखिए वृक्ष में ये जो धरती है, इन शाखाओं के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। कपि संयोग का यहाँ पर वृक्ष में है, वृक्ष में कपि संयोग है। और मूल में क्या है, कपि संयोग अभाव है। शाखावच्छेदेना कपि संयोग है, मूलावच्छेदना कपि संयोग का अभाव है। आप देख रहे एक ही अधिकरण में अभाव भी है और अभाव का प्रतियोगी भी है। ऐसे अव्याप्ति वाले गुणों को जहां कहीं साध्य बनावे तो मुसीबत आएगी, नहीं आएगा। एक ही अधिकरण में प्रतियोगी भी रहेगा, अभाव भी रहेगा। ये तो अव्याप्य वृत्ति के संयोग नहीं है ना, और भी अनेकों गुण अव्याप्य वृत्ति है, अनेकों द्रव्य भी अव्याप्य वृत्ति हो जाते हैं। तो अव्याप्य वृत्ति वाले जितने भी वस्तु है उनको यदि मैं साध्य कोटि में रख दूंगा तो प्रतियोगी और प्रतिसाध्य भाव दोनों क्या होगा, एक अधिकरण में मिल जाएगा। इसलिए अधिकरण में क्या विशेषण देना है, जो साध्या भाव का अधिकरण है वो कैसा होना चाहिए, प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए, कह दो। अब ये कैसा है, प्रतियोगी का अधिकरण है। विशेषण क्या दूंगा, जो साध्या भाव का अधिकरण है वो प्रतियोगी का अनधिकरण हो। अनधिकरण के लिए हम लोग अपनी नैयायिकों की भाषा में क्या कहेंगे, प्रतियोगी वही अधिकरण नहीं होना चाहिए, प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए, प्रतियोगी का व्यधिकरण होना चाहिए। और उस व्यधिकरण में रहने वाला अभाव का नाम प्रतियोगी वही अधिकरण्य भाव। साध्य भाव कैसा हो, प्रतियोगी वही अधिकरण्य भाव होनी चाहिए, अर्थात प्रतियोगी का अनधिकरण में होना चाहिए, प्रतियोगी का अधिकरण में नहीं हो। अब ये विशेषण यदि मैं दे दूंगा समस्या खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि आप अब मूलावच्छेदन का संयोग का भाव को ले रहे थे, अब वो नहीं ले सकते, क्योंकि मूलावच्छेदन कप संयोग का जो अभाव है, इस अभाव का जो प्रतियोगी कप संयोग है वो शाखावच्छेदन विद्यमान है, प्रतियोगी का अधिकरण में ही है, अनधिकरण नहीं है। इसलिए हमें मूलावच्छेदन कप संयोग अभाव को लेकर लक्षण को नहीं घटा सकते, कुछ और अभाव लेनी पड़ेगी आपको। घटाभाव ले लो, घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा, घट हो जाएगा, या
इसी कप्य संयोग का भाव ही ले लीजिए, साध्य भाव। लेकिन अधिकरण शब्द से आप कप्य संयोग के अभाव का अधिकरण कौन होगा? वृक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि वह वृक्ष कप्य संयोग रूपा प्रतियोगी का अधिकरण ही है, प्रतियोगी का अधिकरण है, अनधिकरण नहीं है। इसलिए ऐसा अधिकरण ढूंढो जिस अधिकरण में कप्य संयोग का अभाव भी हो और कप्य संयोग ना हो, ऐसा अधिकरण आपको चुनना पड़ेगा जहां कप्य संयोग विद्यमान हो और कप्य संयोग का अभाव विद्यमान हो और कप्य संयोग विद्यमान न हो। ऐसा कौन सा अधिकरण होगा? जब वृक्ष में कप्य संयोग है तो भूतल में कप्य संयोग नहीं रहेगा। भूतलादि अधिकरण बना लेना, कप्य संयोग भाव अधिकरण। और प्रतियोगी का अन्यधिकरण भी है। तन्मृत वृत्तित्व भूतलत्वादि में जाएगा, आवृत्तित्व वृक्षत्व में आ जाएगा। देखिए पुस्तक में दे रहा है, समवायन कप्य संयोग अभावती मूलावच्छिन्न एतद् वृक्षे। मूलावच्छिन्न एतद् वृक्ष में क्या था? कप्य संयोग अभाव मिल रहा था। एतद् वृक्षत्व सत्वात्, एतद् वृक्षत्व रूपी हेतु वहां विद्यमान है, आवृत्ति नहीं, वृत्ति है। कप्य संयोगी एतद् वृक्षत्व इत्यादि अव्याप्ति वाच्यम प्रतियोगी वैदिकरण्याप्यभावे निवेशनीयतया कप्य संयोग अभाव से वृक्षे प्रतियोगी समनाधिकरण अव्याप्ति वारणा। अपने आप अव्याप्ति दूर हो जाए, क्योंकि वृक्ष कैसा है? प्रतियोगी का समनाधिकरण है, क्योंकि प्रतियोग कप्य संयोग भी वृक्ष में है, कप्य संयोग का अभाव भी है। कप्य संयोग अभाव और कप्य संयोग रूपा अभाव और प्रतियोगी दोनों एक अधिकरण में रह गया, समनाधिकरण हो गया, व्यधिकरण नहीं हुआ। और हमने क्या विशेषण दिया? व्यधिकरण होना चाहिए कह दिया। तो इसलिए लक्षण क्या बनेगा? प्रतियोगितावच्छेद संयोग संबंध, पहले उसी से लक्षण कर बताओ। पहले साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद इतर धर्म अनावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्याभावाधिकरणम यत् प्रतियोगी अनधिकरणम तन निरूपित प्रतित्वाभाव व्याप्तिर लक्षणम। प्रतियोगी अनधिकरण के क्या भाव में ही जोड़ने में बड़ा ये क्या कर रहे हैं, इनका अपना तरीका है, थोड़ा कठिन तरीका में जा रहे हैं। तीनों विशेषण ले लिया पहले आपने, और तीनों विशेषण के बाद ही ये कह रहे हैं प्रतियोगी वैधिकरण्य प्रतियोगिता साध्याभाव, ऐसा ले रहे हैं। ये समझाने में भी आपको दिक्कत होगा, समझने में। साध्याभाव में ही उसका विशेषण बनाना चाह रहे हैं, साध्याभाव का ही विशेषण है। साध्याभाव कैसा हो? प्रतियोगी वैधिकरण में रहने वाला, प्रतियोगी का अनधिकरण में रहने वाला हो। इसका मतलब क्या? वैधिकरण्यम, वैधिकरण्य मतलब क्या? वैधिकरणे भवम वैधिकरण्यम, वैधिकरण में रहने वाला हो, अर्थात अनधिकरण में रहने वाला अभाव होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? प्रतियोगी वैधिकरण्य माने प्रतियोगी वैधिकरण में रहने वाला, ये इसका वैधिकरण्य। और प्रतियोगी वैधिकरण में रहने वाला का मतलब क्या? प्रतियोगी अनधिकरण में रहने वाला, प्रतियोगी का अनधिकरण में रहने वाला कहो, प्रतियोगी वैधिकरण में रहने वाला कहो, या प्रतियोगी वही अधिकरण्य कह दो, तीनों एक ही बात है। आप इस प्रक्रिया से भी बोल सकते हैं, अथवा हम जो बता रहे हैं सरल प्रक्रिया जो हमने पुस्तक में भी लिख के दिया है, हमने सीधे सीधे लिख दिया कि झंझट में मत जाओ, कि खिचड़ी क्यों पकाओ। हाँ, ये सब विशेषण बनाने की अपेक्षा से सीधे सीधे कह दो। तीनों विशेषण था ना जो कल दिया हुआ, और अंत में आपने कहा था प्रतियोगिता साध्याभाव अधिकरण कहा था, है ना।
अब प्रतियोगिता कहकर साध्यवाधिकरण मत को प्रतियोगिता प्रतियोग्य निधिकरण प्रतियोग्याधिकरण साध्याभावाधिकरण तन्निरूपित भाव व्याप्ति ये लक्षण बना। तीनों विशेषण से युक्त आप क्या बोल देते पहले प्रतियोगिता साध्य भाव वृत्तित्व भाव वही चीज है साध्य अवृत्तित्व वृत्तित्व नहीं वो अवृत्तित्व का मतलब क्या वृत्तित्व भाव हमने इसको और खोल दिया ना साध्य भाव वध का लिख दिया अधिकरण अवृत्तित्व का अर्थ दिया वृत्तित्व भाव तो साध्य भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव एक कल था और प्रतियोगिता तक भी था न साहित्यावचिक संबंधावचन साहित्यावचन साहित्यावच्छेद का वचन प्रतियोगिता साध्य भाव निरूपित वृत्तित्व भाव ये तो लक्षण कल था अब उसे बीच में इतना जोड़ देंगे प्रतियोग्य अनधिकरण साध्य भाव निवृत्त वृत्तित्व भाव इस सरल प्रक्रिया समझने ऐसे करने पर देखिए लक्षण आसानी से घट जाएगा आपको। वृक्षा कप्य संयोग वृक्षत्वात् में वृक्ष हो गया वृक्षा कप्य संयोगी एक वृक्षत्वात् में क्या हो गया साधितावचक संबंध क्या है समवाय साधितावचक धर्म कप्य संयोगत्व उससे इतर से घटत्वाद्यनवच्छिन्न ठीक और साधितावचक कप्य संयोगत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य कौन हो गया कप्य संयोग भाव एतादृश प्रतियोगिता संयोगा भाव आपने ले लिया ना कप्य संयोगा भाव का अधिकरण इसका प्रतियोगी कौन है कप्य संयोगी उसका कैसा होना चाहिए अनधिकरण होनी चाहिए ऐसा अधिकरण कौन वृक्ष नहीं हो सकता कि वृक्ष कैसा है कप्य संयोग का अधिकरण है शाखावच्छेदेन भले मूलावच्छेदन कप्य संयोग भाव का अधिकरण है वृक्ष किंतु शाखावच्छेदन कप्य संयोग का अधिकरण है अनधिकरण नहीं है। और हमने विशेषण दिया एतादृश साध्या भाव का जो अधिकरण होगा वह प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए। ऐसा कहने पर वृक्ष रूपाधिकरण को आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया भूतलादि ले लो या हृदादि ले लो जब अंदर जाके नहीं बैठेगा झंझटी खत्म हृदादि हृदादि तन्निम्न वृत्तित्व क्या हो जाएगा उसमें क्या है मीन शेवाल आदि रहेगा अवृत्तित्व हो जाएगा कहां पर आएगा वृक्षत्व रूपी हेतु में अवृत्तित्व आ गया वृक्षत्व में वृक्षत्वे लक्षण समझ हुआ कि नहीं हुआ व्याप्ति का लक्षण हेतु में आ गया है ना समझ में आ रहा है क्योंकि साध्या भाव का जो अधिकरण है वो प्रतियोगी का अनधिकरण पहले विशेषण जब नहीं था तब आपने क्या किया था मूलावच्छेदेन कप्य संयोग का भाव का अधिकरण किसको लिया वृक्ष को ले लिया और वह वृत्तित्व क्या हो गया वृक्षत्व हेतु में ही आ गया आवृत्तित्व होना चाहिए साध्य भाव का अधिकरण में आवृत्ति होना चाहिए लेकिन साध्य भाव अधिकरण में वृत्ति हो गया तो लक्षण का अव्याप्ति हो गई थी। उसे दोष को निवारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ा प्रतियोगी अनधिकरण शब्द कह दिया। प्रतियोगी कौन है कप्य संयोग उसका अनधिकरण कौन होगा ऐसे कर वृक्ष नहीं ले सकते क्योंकि शाखावच्छेद ना कप्य संयोग बैठा हुआ है अतः वृक्ष का कप्य संयोग रूपी प्रतियोगी का अनधिकरण नहीं हो सकता है ध्यान में है ना। इसलिए आपका अधिकरण कोई और ढूंढो जो साध्या भाव का अधिकरण भी हो प्रतियोगी का अनधिकरण भी हो ऐसा कोई अधिकरण ढूंढा तो आपने हृदादि निकला। उन हृदादियों में वृत्ति क्या है मीनादि है वृक्षत्व तो नहीं रहेगा ना हृद में हृदत्व है वृक्षत्व नहीं है जैसा मनुष्य में मनुष्यत्व पशुत्व नहीं सर हृद में हृदत्व रहेगा वृक्षत्व तो नहीं रहेगा तो आवृत्ति हो गया ना फिर हृद निरूपित वृत्तित्व कहाँ आएगा
मीन आदियों में हृद निवृत्त अवृत्तित्व आ जाएगा, वृक्षत्व में लक्षण समन्वय हो गया। इसे कैसे बोलेंगे अभी? इस विशेषण को जोड़ने के बाद साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेद केतर धर्म अनवच्छिन्न, साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता प्रत्योग्य अधिकरणम यत् साध्याभावाधिकरणम तन निरूपित वृत्तित्व भावत्व व्याप्तिर लक्षणम। ध्यान में आ गया ना ये लक्षण? तो ठीक है महाराज, फिर भी गड़बड़ी होगा। ऐसा जगह ढूंढेंगे हम जहां इतना लक्षण बनाने के बावजूद भी फिर दोष आएगा। 4 विशेषण दे चुके हो, 5वां विशेषण देनी पड़ेगी। स्थल ऐसा है विशिष्ट सत्तावान जाते हैं, घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं, घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं। घट कैसा है? विशिष्ट सत्ता वाला है, जाति वाला होने से। आपको शुरू में समझाया था सत्ता रूपी जाति पर सामान्य है, सामान्यम द्विविधम परम च अपरम च आया था ना मूल में, उस समय बताया था। पर सामान्य कौन है? सत्ता। अपर सामान्य कौन होगा? तो छोटा से छोटा कोई भी जातियां ले लो, घटत्व वगैरह, ये अपर सामान्य हो जाते हैं। अब उस सत्ता को समझना है, 2 बात समझ लो पहले इस अनुमान में घुसने से पहले। एक तो ये समझो विशिष्टम शुद्धान नात्रिच्छत, एक न्याय है, लिख लेना इसको। विशिष्टम शुद्धा नात्रिच्छत, जो विशिष्ट होता है वो शुद्ध से बिल्कुल अलग नहीं होता। जैसे किसी को आपने कहा ब्राह्मण है, क्या कहा आपने? ये ब्राह्मण है, इसका मतलब यह नहीं कि वो मनुष्य नहीं है। ब्राह्मण है इसका मतलब मनुष्य नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते आप। ब्राह्मण है का मतलब क्या? ब्राह्मणत्व विशिष्ट मनुष्य। ब्राह्मण है का मतलब ब्राह्मणत्व विशिष्ट मनुष्य, और ये मनुष्य है का मतलब मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य। मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य क्या हो गया? सामान्य हो गया। और ब्राह्मणत्व विशिष्ट मनुष्य क्या है? विशिष्ट हो गया। लेकिन दोनों में अंतर कुछ नहीं, दोनों मनुष्य हैं। ब्राह्मणत्व विशिष्ट मनुष्य भी मनुष्य है, मनुष्यत्व सामान्य विशिष्ट मनुष्य भी मनुष्य है। मनुष्यत्व दृष्टिया दोनों में कोई भेद नहीं है। आज तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। पहले तो वेशभूषा से समझ आते ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वेशभूषा से पता लग जाता था, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ब्राह्मणों के पुरुषों के और स्त्रियों की वेशभूषा अलग थी, क्षत्रियों के पुरुष और स्त्री की वेशभूषा अलग। आज का तो सब पैंट शर्ट है। आज तो लड़का लड़की भेद भी नहीं समझ में आता। हाँ, 12-13 साल तक लड़की का क्या पता चलता लड़का की लड़की है, मुझे नहीं पता लगता। पैंट शर्ट पहन लेते हैं, बाल काट देते हैं लड़कियां भी, पता क्या चल रहा है। अब बस हाव भाव बोली चाली से थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, नहीं तो कैसे समझ में। आजकल तो विष्णु सिद्धांत से समझाने के लिए बहुत आसान है, नहीं? लड़का लड़की भेद भी नहीं समझ में आता है। मनुष्य सब पैंट शर्ट पहने हुए हैं। जो विशिष्ट है वह भी सामान्य से भिन्न नहीं है। सामान्य दृष्टिया विचार करता हूं जब, वह विशिष्ट भी सामान्य से अलग नहीं होता। अब दूसरा बात जो समझना है इस अनुमान में घुसने से पहले, वो यह है कि विशिष्ट सत्ता क्या चीज है, शुद्ध सत्ता क्या चीज है। शुद्ध सत्ता कहते हैं जो द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में रहने वाली सत्ता का नाम शुद्ध सत्ता। अब घट क्या है? द्रव्य है। घट क्या है? एक द्रव्य है। तो विशेष सत्ता कौन है? वर्तमान स्थल में विशिष्ट सत्ता 3 हो सकता है।
जो द्रव्य में रहने वाले विशिष्ट सत्ता, द्रव्य में रहने वाली विशिष्ट सत्ता का अर्थ क्या है? गुण कर्म आवृत्ति सत्ता का नाम विशिष्ट सत्ता। द्रव्य में रहने वाली विशिष्ट सत्ता क्या है? जो गुण और कर्म में न रहने वाली सत्ता ना। अब ब्राह्मण तो क्या है? क्या ब्राह्मण में रह रहे हैं? अर्थात ब्राह्मण में रहने वाली जो मनुष्यत्व है, विशिष्ट मनुष्यत्व, वो क्या चीज है? क्षत्रिय वैश्य शूद्र में नहीं रहने वाली है। ऐसे कहना पड़ेगा तभी तो विशिष्ट हुआ। नहीं तो ब्राह्मणत्व विशिष्टता क्या चीज है? इतना ही है वो जो क्षत्रिय में क्षत्रिय होते, वैश्य में वैश्य, शूद्र में शूद्र, उन तीनों से रहे। उन तीनों में रहने वाले मनुष्यत्व को यहां नहीं लेना, वही ब्राह्मणत्व विशिष्ट मनुष्यत्व। इधर से द्रव्य में रहने वाली विशिष्टता क्या है? तो गुण कर्म आवृत्ति सत्ता का नाम द्रव्य में रहने वाले गुण विशिष्ट सत्ता। और गुण में रहने वाली विशिष्ट सत्ता कौन है? द्रव्य कर्म आवृत्ति। द्रव्य कर्म आवृत्ति सत्ता। इसी प्रकार से कर्मणि में रहने वाली, कर्म में रहने वाली जो विशिष्ट सत्ता क्या है? द्रव्य गुण आवृत्ति। ये विशिष्ट सत्ता तीन होती है। द्रव्य में रहने वाली सत्ता क्या है? जो गुण कर्म में न रहने वाली सत्ता का नाम द्रव्य में रहने वाली विशिष्ट सत्ता। गुण में रहने विशिष्ट सत्ता क्या है पूछने पर आप कहोगे द्रव्य और कर्म में न रहने वाली जो है उसको हम कहते हैं केवल गुणमात्र में रहने वाली सत्ता का नाम जो है गुणनिष्ठ विशिष्ट सत्ता। कर्म में जब जाओगे तो द्रव्य गुण में न रहने वाली जो सत्ता, ऐसा न रहने वाले मतलब उनमें निरूपित ना हो, उनसे निरूपित ना हो। द्रव्य गुण अनिरूपित वृत्तित्व होना चाहिए इसमें। द्रव्य गुण निरूपित वृत्ति सामान्य हो गया, आवृत्ति करने से विशेष हो गया। ठीक हो गया ना। अब यहां भी विशेषता क्या है? ये पहला वाला है, क्योंकि घट क्या है? द्रव्य। यह विशिष्ट सत्ता शुद्ध से भिन्न नहीं है। क्यों? शुद्ध सत्तात्वेना, शुद्ध सत्तात्व जाति विशिष्ट सत्ता में भी है। जिसे मनुष्यत्व जाति कहाँ है? ब्राह्मण में भी है, अन्य मनुष्यों में भी है मनुष्यत्व। इसे मनुष्यत्व दृष्टिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी में कोई भेद नहीं होता। उसी प्रकार शुद्ध सत्तात्वेना, अगर शुद्ध सत्तात्व विधर्मावच्छिन्न देखूंगा तो क्या होगा? विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और शुद्ध सत्ता दोनों समान है। विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता दोनों समान हो जाएगी। किस दृष्टि से? शुद्ध सत्तात्व दृष्टि से। जैसे मनुष्यत्व दृष्टि से ब्राह्मण और शूद्रादि समान है, उसी प्रकार शुद्ध सत्तात्व दृष्टि से कि शुद्ध सत्तात्व क्या है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाली है। इसी को कहते हैं विशिष्टम शुद्धात्, विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते, दोनों समान है। केन दृष्टिया? शुद्ध सत्तात्व दृष्टिया। शुद्ध सत्तात्व अवच्छिन्न तुम पूछोगे तो विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता दोनों भिन्न नहीं है, समान है। ध्यान में आई ना बात? अब आइए स्थल में, ये बातें दिमाग में रख ली। अब समझिए स्थल में आपने प्रतियोगी का अनधिकरण तो विशेषण दे दिया, लेकिन प्रतियोगी केन धर्मावच्छिन्न होना चाहिए नहीं कहा। कहा है क्या? किस धर्म से अवच्छिन्न हो? जैसे वहां 7 अवच्छेद का चिंता ना पड़ा। अब रणी का हम ये नहीं कहना आप धर्मावच्छिन्न ले सकते हैं ना। जिस किसी भी धर्म से हम प्रतियोगी को ले सकता। इसलिए यहां जब सत्ता घट में समय संवत्सर रहती है तो साधाचिक संबंध हो गया समवायेन। साधाचिक विशिष्ट सत्तात्व से घटत्वादि अनवच्छिन्न भी है ना, घटत्वादि अनवच्छिन्न भी है। और विशिष्ट सत्तात्वेन
विशिष्ट सत्ता का अभाव का अधिकरण, प्रतियोगी ने विशिष्ट सत्ता का, विशिष्ट सत्ता अभाव का प्रतियोगी विशिष्ट सत्ता, उसका अनधिकरण। ये तो आपने विशेषण दिया ना अभी तक, होना चाहिए तो आपने कहा है। साहता संबंधावच्छिन्न, साहता इतर धर्म अनावच्छिन्न, साहता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्या भाव का जो अधिकरण है वो प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए। वर्तमान स्थल में हमने घटा दिया। साध्यतावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद विशिष्ट सत्ता से इतर घटत्वादि से अनवच्छिन्न, साध्यतावच्छेद विशिष्ट सत्तात्व से अवच्छिन्न, प्रतियोगिता विशिष्ट सत्ता भाव का अधिकरण प्रतियोगी विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण होना चाहिए। यह आपने कहा है अभी तक के लक्षण। लेकिन यह प्रतियोगी जिसका अनधिकरण ढूंढ रहे हो वह केवल धर्मावच्छिन्न होना चाहिए तो आपने कहा नहीं है। हम क्या करेंगे, विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण शुद्ध सत्तात्वेन ले लूंगा। शुद्ध सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण कौन होगा? कि विशुद्ध सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता अभिन्न है ना, सामान्य कोटि में है ना। मनुष्यत्वेन ब्राह्मण भी मनुष्य हो गया, इसलिए शुद्ध सत्ता विशिष्ट सत्ता भी शुद्ध विशिष्ट सत्ता भी शुद्ध सत्ता के समान हो गया। और शुद्ध सत्ता कहाँ कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में। उसका अनधिकरण कौन होगा? सामान्य आदि लेना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता कहाँ रहेगी? द्रव्य में, गुण में, कर्म में। जो सत्ता कहाँ नहीं रहेगी तो इन तीनों से भिन्न सामान्य हुआ, विशेष हुआ, समवाय हुआ, है ना। इसलिए शुद्ध सत्तात्मना विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण कौन हो गया? सामान्यादि। और विशिष्ट सत्ता भी नहीं रहेगा, कि विशिष्ट सत्ता कहाँ रहता है? द्रव्य में। विशिष्ट सत्ता कहाँ रहेगा? द्रव्य में। विशिष्ट सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता द्रव्य मात्र में रहेगा। विशिष्ट सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता द्रव्य मात्र में रहेगा, लेकिन शुद्ध सत्तात्वेन विशिष्ट सत्ता द्रव्य उन कर्म तीनों में रहेगा। जैसे ब्राह्मणत्व विशिष्ट ब्राह्मण कहाँ रहेगा? ब्राह्मण में ही रहेगा। मनुष्यत्व विशिष्ट ब्राह्मण, मनुष्यत्व वचन आप देखोगे ब्राह्मण में भी मनुष्यत्व ही आएगा सामान्य। कि दोनों में अंतर समझो थोड़ा, और भी स्पष्ट नहीं हो रहा है लग रहा है मेरे को। अब समझ में आएगी। देखिए पहले मनुष्यत्व से विशिष्ट ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व विशिष्ट ब्राह्मण, इन दोनों में क्या अंतर? मनुष्यत्व विशिष्ट ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व विशिष्ट ब्राह्मण में अंतर क्या है? इसमें ब्राह्मणत्व बोल दिया ना, मनुष्यत्व कहाँ बोल रहा हूं? दोनों में एक है मनुष्यत्व विशिष्ट ब्राह्मण और दूसरे में आप देख रहे हो ब्राह्मणत्व विशिष्ट ब्राह्मण में फर्क क्या? मनुष्यत्व विशिष्ट जो ब्राह्मण कहूंगा यह अन्यों से अभिन्न हो जाएगा, अन्यों से अन्य से अभिन्न हो जाएगा। मनुष्यत्व दृष्टिया हम देखूंगा ब्राह्मण भी मनुष्य ही कहा जाएगा, तो क्षत्रिय शूद्र से अभिन्न हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मणत्व दृष्टि में ब्राह्मण को देखूंगा तब वो अन्यों से भिन्न हो जाएगा। फर्क नहीं है। मनुष्यत्व दृष्टि से मैं ब्राह्मण को देखूंगा तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र से अभिन्न हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मणत्व दृष्टि में ब्राह्मण कह रहा हूं तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र से भिन्न हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मण की दृष्टिया ब्राह्मण केवल ब्राह्मण में रह जाएगा और मनुष्य दृष्टि ब्राह्मण करने से मनुष्य सामान्य कोटि में आ जाएगा। समझ में आएगी ना बात? इसी प्रकार से अब आई शुद्ध सत्तात्व विशिष्ट, शुद्ध सत्तात्व से विशिष्ट सत्ता को आप देख रहे हो और विशिष्ट सत्तात्व में ना विशिष्ट सत्तात्व को देखोगे। जिसे मनुष्यत्व और ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व ने ब्राह्मण को देखा तो अन्य उनसे भिन्न हो जाएगा और मनुष्यत्व से ब्राह्मण को देखा तो अन्य उनसे अभिन्न हो जाता है। उसी प्रकार शुद्ध सत्तात्व विशिष्ट सत्ता को देखूंगा तो
अन्य उनसे अभिन्न हो जाएगा। ठीक है, और विशुद्ध सत्ता तो विशिष्टता को देखूंगा तो अन्य उनसे भिन्न हो जाएगा। अर्थात विशिष्ट सत्ता, शुद्ध सत्ता तो दृष्टि विशिष्ट सत्ता को देखूंगा तो क्या रहेगा? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगा। ठीक, और विशिष्ट सत्ता तो विशिष्ट सत्ता को देखूंगा तो द्रव्य मात्र में रहेगा, गुण कर्म में नहीं रहेगा, अन्य में नहीं रहेगा, अन्य से भिन्न नहीं होगा, अभिन्न नहीं होगा, अन्य से भिन्न। ध्यान में आ रही ना बात? यदि हम शुद्ध सत्तात्व विशिष्ट सत्ता को देखूंगा तो तारस विशिष्ट सत्ता कहाँ रहेगी? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी। जब शुद्ध सत्तात्व विशिष्ट सत्ता को देखूंगा वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगी। विशिष्ट सत्तात्व विशिष्ट सत्ता को देखूंगा तो वो द्रव्य मात्र में रहेगी, गुण कर्म में नहीं रहेगी। क्लियर हो गया बात? अब आइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां विशिष्ट सत्तात्व न भले विशिष्ट सत्ता का अधिकरण कौन होता है? द्रव्य मात्र होता है ना, गुण कर्म नहीं होता। लेकिन शुद्ध सत्ता तो विशिष्ट सत्ता का अधिकरण कौन होता है? द्रव्य गुण कर्म तीनों, है ना। शुद्ध सत्तात्व न विशिष्ट सत्ता का अधिकरण कौन होता है? द्रव्य गुण कर्म तीनों। तो अनधिकरण कौन होगा? द्रव्य गुण कर्म से अलग रहना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात? क्योंकि शुद्ध सत्ता तो विशिष्ट सत्ता का अधिकरण कौन हो गया? द्रव्य गुण कर्म। अनधिकरण शब्द से किसको लेना पड़ेगा? हमें सामान्य विशेष समवाय, अन्य भाव पदार्थ को लेनी पड़ेगी ना। और वे विशेष सत्ता का भी अभाव का अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि विशेष सत्ता कहाँ रहेगा? द्रव्य मात्र में। विशेष सत्ता विशेष सत्ता जो है द्रव्य मात्र में रहेगा, तो उसका अभाव कहाँ रहेगा? सामान्य में तो रहेगा ही। गुण में भी अभाव मिलेगा, कर्म में भी अभाव मिलेगा, लेकिन शुद्ध सत्ता तो विशेष सत्ता का अभाव गुण कर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए वो अधिकरण अनधिकरण शब्द आपको सामान्य लेना पड़ेगा। और जाति में जाति नहीं होती, पहले बता चुका हूं। जाति का बाधक 6 है, जाति के बाधक 6 है। व्यक्तेरा वेदस्तुल्यतम संकरोथान अवस्थिति रूप हानि संबंध षोडश नहीं, जाति बाधक संग्रह, ये श्लोक भी लिखाया था। तो जाति में जाति नहीं होती, इसलिए सामान्याधिनिरुक्त वृत्तित्व, सामान्याधिनिरुक्त वृत्तित्व चला जाएगा समवाय संबंध आदि में, तो सामान्य समवाय संबंध रहेगी ना। आवृत्तित्व जाएगा जाते हैं, आवृत्तित्व आ गया आपका हेतु में, आवृत्तित्व आ गया और वृत्तित्व हो गया समवाय संबंध आदि वृत्तित्व ले लो। सामान्य में समवाय संबंध रहेगा ना। ये असत हेतु है, यत्र यत्र जाते तत्र विशेष सत्ता नहीं है। असत हेतु में लक्षण नहीं जाना चाहिए, लक्षण चला गया असत हेतु में, आवृत्तित्व आ गया उसके अंदर। अलक्ष्य में लक्षण जाना क्या है? अतिव्याप्ति। अब अतिव्याप्ति दोष, अब तक अव्याप्ति दोष समझ रहे थे कि सभी सद्धेतु स्थल आपने लिया था, आपने जो स्थल लिया अभी ये असत हेतु स्थल है, क्योंकि यत्र यत्र जाते हैं तर तत्र विशेष सत्ता नहीं है। जहां जहां जाति रहेगी वहां वहां विशेष सत्ता नहीं रहती है। जाति कहाँ का रहेगी? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। इन विशेष सत्ता केवल द्रव्य में, गुण कर्म में नहीं है। जहां जहां जाति है वहां वहां विशेष सत्ता है। यह व्याप्ति भंग हो गया कि नहीं हो गया? कि जिन जिन जगहों में जाति रहेगी वहां वहां विशेष सत्ता होना चाहिए। जाति कहाँ कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। इन विशेष सत्ता कहाँ रहते हैं? केवल द्रव्य में, गुण कर्म में नहीं रहा। इसे जहां जहां जाति रहता है वहां विशेषता रहता है, ऐसा बोलना गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए असत हेतु कहा जाएगा। ये व्याप्ति बन नहीं सकती, गलत व्याप्ति। इसे हेतु क्या हो गया? असत हेतु। असत हेतु में लक्षण नहीं जाना चाहिए, लेकिन लक्षण चला गया। कारण क्यों? कारण जो प्रतियोगी अनधिकरण में आपने या कोई विशेषण नहीं दिया था, मैंने शुद्ध सत्तात्व ने ले लिया। क्यों? नियम क्या था? विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते। जो विशिष्ट है वह शुद्ध से भिन्न नहीं होता है। इस नियम के आधार पर हमने क्या किया? शुद्ध सत्तात्व प्रतियोगी का अनधिकरण न ढूंढा तो सामान्य आदि हो गया, वृत्तित्व समवाय में चला गया, अवृत्तित्व असत हेतु में आ गया। अब ये दोष निवारण करने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये ना ले सकें आप, ऐसा एक शब्द दो जिससे शुद्ध सत्ता विशेष सत्ता को
आप न ले सकें। आप क्या ना प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कर दो। प्रतियोगी कौन है? विशेष सत्ता। प्रतियोगिता अवच्छेद क्या है? शुद्ध सत्तात्व नहीं है, विशिष्ट सत्तात्व है। ये सब ब्राह्मण का अवच्छेद कौन है पूछेंगे तो क्या होगा? मनुष्यत्व नहीं बोल सकते। ब्राह्मण का अवच्छेद क्या है? ब्राह्मणत्व। ब्राह्मणत्व ब्राह्मण में ही रहेगा, दूसरों में जाएगा नहीं। इसे शुद्ध सत्ता पहले विशिष्ट सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में था, लेकिन विशिष्ट सत्ता विशिष्ट सत्ता यदि ले लूंगा तो वो द्रव्य मात्र में रहेगा, गुण कर्म में नहीं जाएगा। तब अनधिकरण शब्द से क्या लूंगा मैं? गुण कर्म ले सकता हूं कि विशेष सत्तात्व ना विशिष्टता कहां रहेगी? केवल द्रव्य में। अनधिकरण कौन हो जाएगा? गुण कर्म। निवृत्त वृत्तित्व जाति हो जाएगा, अवृत्ति जाति नहीं होगी। गुण कर्म जाति रहती कि नहीं रहती है? गुण कर्म में जाति रहती है। सर क्या विशेषण दिया? प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न भी कहना जरूरी है। प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कहना भी जरूरी। विशेष सत्तात्व आ जाएगा। प्रतियोगिता अवच्छेद क्या है? विशेष सत्ता, क्योंकि प्रतियोगी है विशेष सत्ता। प्रतियोगिता अवच्छेद होगी विशेष सत्तात्व। तादृश प्रतियोगिता अवच्छेद विशेष सत्तात्व से अवच्छिन्न जो विशेष सत्ता है वो केवल द्रव्य में रहती है, गुण कर्म में नहीं रहेगी। अतः तादृश प्रतियोगी का अनधिकरण शब्द से हम क्या ले सकते हैं? गुण कर्म ले सकता हूं। तब तो वृत्तित्व हो जाएगा कि गुण कर्म क्या रहेगा? जाति रहती है। इसे गुण कर्म वृत्तित्व जाति में आ गया, अवृत्तित्व नहीं आया, तो असत्य में लक्षण नहीं गया, तो अतिव्याप्ति दोष दूर हो। समझ में आ रहा है कुछ? सही तो पर्वतवन में मत में घटा लो, प्रत्येक ज्ञानीकरण मिल जाएगा। सही तो कपिसंयोग में घटा लो, कपिसंयोग में भी घटा सकते हैं, कहीं भी घटा लो। तो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न विशेषण आपने देना है। तो लक्षण क्या होगा? साधितावच्छेद का संबंध अवच्छिन्न, साधितावच्छेद केतर धर्म अनवच्छिन्न, साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोग्य अनधिकरणम यत् साध्य भावाधिकरणम तन निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति है लक्षण। इतना कहने पर भी फिर दोष आएगा, एक और छठा विशेषण देना पड़ेगा। आपने यहां संबंध नहीं बोला। ये जो प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध क्या होना चाहिए कहा नहीं है आपने। केन संबंधेना लेना चाहिए यह आपने नहीं कहा। तो जब संबंध आप नहीं कहोगे तो अपनी मर्जी हो जाएगी। चाहे मैं कोई वृत्ति नियामक संबंध से प्रतियोगी को ले लूं, चाहे वृत्ति अनियामक संबंध से प्रतियोगी को ले लूं। वृत्ति नियामक संबंध में निश्चयात्मक संबंध होता है, जैसे समवाय है, संयोग है, स्वरूप संबंध है, तादात्म्य संबंध, सब वृत्ति नियामक है। और वृत्ति अनियामक है जिसका कोई ठिकाना नहीं, किसी में भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, उसको कहते हैं वृत्ति अनियामक संबंध। जैसे घटक ज्ञान हुआ, क्या हुआ? घटक ज्ञान हुआ। और आप जैसे जानते घटक ज्ञान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ज्ञान? घट ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, क्या पढ़े हो? रटे नहीं हो क्या? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो घट ज्ञान क्या रहता है? आत्मा में। किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। इसको कहते हैं वृत्ति नियामक संबंध से घटक ज्ञान आत्मा में रहा। और वृत्ति अनियामक संबंध से ज्ञान को रखना चाहो तो ज्ञान आत्मा में नहीं ले सकते हो आप ज्ञान को घट में लाओ। ज्ञान घट में है, अपना ही विषय में। घटक ज्ञान हुआ, वह घटक ज्ञान आत्मा में होता है, जैसे वहां पैदा होता है, समय से उत्पन्न होगा, बात छोड़ दो। ये तो पक्का हो गया, वृत्ति नियामक संबंध समझाने के लिए बता दिया। लेकिन उस ज्ञान को जो आत्मा में पैदा हुआ था, घटक ज्ञान, वही घटक ज्ञान को यदि मैं घटरूपा विषय में ले आता हूं, विषय को क्या करूंगा? अधिकरण बना दूंगा। किसका? ज्ञान का। उस ज्ञान का जो अधिकरण मैंने बना दिया, किसको? घटादि विषयों को बना रहा हूं। तो घटादि जो विषय जो ज्ञान का अधिकरण हो रहे हैं, किस संबंध से होगा?
उसको कहते हैं वृत्ति अनियामक संबंध। क्या है? वृत्ति अनियामक संबंध। कि ज्ञान घट में ही रहेगा क्या सदा? पट ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान पट में चलेगा, मठ ज्ञान हुआ तो जैसे से विषय बदलेगा तो तब तक विषय में ज्ञान को बिठाना पड़ेगा, तो विषय का आकार बदलते जाता है, ज्ञान के संबंध का भी स्वरूप बदलते जाता है। इसलिए इसको कहा वृत्ति अनियामक संबंध। लेकिन ज्ञान जो आत्मा में हो रहा है वहां कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी, चाहे घट ज्ञान हो, चाहे पट ज्ञान हो, चाहे मठ ज्ञान हो। आत्मा में तो समय संबंध से ही पैदा होता है। ज्ञान आत्मा में समय संबंध से ही रहेगा, चाहे वो घटक ज्ञान हो, चाहे पट ज्ञान है, चाहे मठ ज्ञान है, चाहे लेखनी ज्ञान है, चाहे पुस्तक ज्ञान है, कोई भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो भी नैयायिकों के हिसाब से आत्मा में समय संबंध से ही रहेगा, बदलता नहीं। लेकिन जब ज्ञान विषय में आता है तब उसके संबंध का परिपक्व स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और घट इन दोनों के संबंध पर विचार कर रहे हैं हम लोग। यदि ज्ञान घट में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा, और घट ज्ञान में रहता है तो किस संबंध से रहता है। ज्ञान में रहती है विषय विषयिता और घट में रहता है विषयता। ज्ञाननिष्ठ विषयिता निरूपित विषयता का है घट में। इसलिए ज्ञान इस संबंध में कल्पना बना लेंगे, कल्पना करेंगे। ज्ञाननिष्ठ विषयिता निरूपित विषयता नामक एक संबंध की कल्पना करो, उस संबंध से ज्ञान घट में आ जाएगा। और घट ज्ञान में ठीक उल्टे रास्ते से चलो, घटनिष्ठ विषयता निरूपित विषयिता संबंध से घट जाएगा ज्ञान। इसलिए सीधे सीधे हम क्या कहते हैं, इस चक्कर को छोड़ के विषयता संबंध से घट ज्ञान में आ गया और ज्ञान घट में विषयिता संबंध से चला। और निरूपित कुछ ना बोल करके सीधे सीधे कहा जाता है घट ज्ञान में विषयता संबंध से, ज्ञान घट में विषयिता संबंध से रहता है। जब ज्ञान को घट में ला रहे हो तो प्रयोग करूंगा मैं ज्ञानवान घटा। क्या बोलूंगा? ज्ञानवान घटा। और घट को ज्ञान में ले जा रहा हूं तो कहूंगा घटवत ज्ञानम। दोनों में अंतर है, समझ में आ रहे ना? ज्ञानवान घट में विषयता संबंध से ज्ञान घट में रहता है, और घटवत ज्ञानम में घट ज्ञान में विषयता संबंध से रहता है। तीनों में बहुत अंतर है। शुरू में आप लोगों ने पढ़ा अयं घट यह ज्ञान है, ज्ञान में विषयता है, ज्ञान में विषयता है। और अयं घट यह घट क्या है? विषय है। उनको तीन प्रकार का भेद कर दिया, संसर्गता, प्रकारता, विशेषता। अब विषयता में भी तीन हो जाएगा ना इसी प्रकार से, जैसे विषयता में तीन आपने देखा, संसर्गता, प्रकारता, विशेषता। विषयता में भी तीन हो जाएगा, संसर्गता, प्रकारता, विशेषता, जब ये उल्टा बोलोगे। क्योंकि देखिए अब अयं घट यह ज्ञान आत्मा में था और अब आपको हो रहा है ज्ञानवान घट, या इसमें रहा विषयिता, और यह विषयिता तीन भाग हो जाएगा, संसर्गता, प्रकारता और घटवत ज्ञानम में ये विशेष है ना मुख्य, इसमें रहेगी विषयता, और यह विषयता तीन भाग विभक्त हो जाएगा, संसर्गता, प्रकारता, विशेषता। अंतर पड़ रहा है ना? यह विषयता का प्रभेद हो गया, यह विषयता का प्रभेद। इसे कई लोगों के दिमाग में रहता है विषयता में ही संसर्गता, प्रकार, विशेषता भेद होता है, विषयता में भेद नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। ज्ञान का स्वरूप है, जैसा बोलोगे उस पर निर्भर है। ज्ञानवान घट कहोगे तब ज्ञान घट में किस समझ से रहता है? तो कहेंगे विषयता संबंधावच्छिन्न, ज्ञानत्वावच्छिन्न,
ज्ञान निष्ठ विशेषता निर्विध, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। और यहां आएंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। घट ज्ञान में रह रहा है विषयता संबंध से, विषयता संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकार घटनिष्ठा विशेषता ये कहना पड़ेगा। लेकिन विषयता में भी संसर्गता प्रकार विशेषता होता है, विषयता में भी संसर्गता प्रकार विशेषता होता है। निर्भर है आप किस ढंग से बोल रहे हैं। अधिकतर न्यायिक लोग न्याय पढ़े हुए, अधिकतर लोग दिमाग में ही रहता है यही रहे, इतना ही उनको मालूम है, यही सब मानते नहीं, जाते नहीं इस चक्कर में। लेकिन इसमें गए बिना काम चलता भी नहीं है, सच्चाई तो यह है। ये शुरू में हमको एक गुरुजी ने जो पढ़ाए थे, अगला ज्ञानवान सत्पाद को पूरा कटवा दिया। देखो कि वो गुरुजी भी इसको नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि काट दो, गलत है, ज्ञानवान घटा ठीक नहीं होता ही नहीं है, ऐसा बोल दिया और पूरा कटवा दिया मेरे को, काट दो इसको, गलत है। मैं काट दिया। जैसे मैं कहीं आपको बोल देता हम काट देते, आप काट देते। जब बनारस गए, खोपड़ी खोली, बड़े गुरु लोग मिले तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है। तो बद्रीनाथ शुक्ल थे, लोग गौतम ऋषि का अवतार माना जाता था, इतने बड़े विद्वान थे, इतना आसानी से किसी को समय देते भी नहीं थे वो। हमको भी केवल छुट्टी का दिन दिया, अष्टमी के दिन आओ, छुट्टी के दिन आओ, प्रतिपदा आ जाओ, शंकाएं पूछो, समाधान कर लेता। पढ़ो दूसरे से, नहीं आई कौन से बहुत है बनारस। मैं 2 नया गुरुओं से पढ़ता था, छुट्टियों में उनके पास जाता था। मैंने उनके पास एक प्रश्न रखा, गुरु जी ज्ञानवान सत्पात होता ही नहीं बोलते, घटो ज्ञानवान, घटा ज्ञानवान सत्पात होता नहीं बोलते, कटवा दिया मेरे को न्याय बोधनी में, क्या सच है आप बताइए। पहले तो बड़ा गुस्सा हो गया, किससे पढ़ के आए, बेवकूफ़ों से पढ़ के आ जाते हो, मेरे से शंका करते हो, डांटने लगे मेरे को। ऐसे उनसे पढ़े ही क्यों तुम, मूर्खों से पढ़ लिया है और मेरे पास आ जाते हो, ऐसे शंका पूछते हो। मैंने कहा गुरु जी हम स्वयं मूर्ख थे, तो मिले भी कोई मूर्ख तो क्या करें, अब आप हमें ठीक कर दो। नहीं, रॉ मटेरियल तो फैक्ट्री में कच्चा माल ही तो आता है ना, बढ़िया माल होके बाहर निकलता है। अब आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल कचरा माल आया है, इसको ठीक करके भेजो आप। खूब हंसे कर आए, बहुत तुम तेज खोपड़ी है तुम्हारा, जहाँ जरूरत पड़ता है वैसे मुड़ जाते हो फट से। गुरुजी न्याय तो यही सिखाता है, जैसा समझ वैसा घुमाना। घटवत ज्ञानम ज्ञानवान घट, उल्टा सीधा सब करता है ना। हमें भी जहाँ जरूरत पड़ता है वैसे हाथ जोड़ने पड़ते, बदलने पड़ते। तो हंसने लगा, फिर बाद समझाए नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी है। तो इसलिए गलत नहीं, पंक्ति जो दिया गया है सही है। वृत्ति अनियामक संबंध, जब प्रतियोग में आप संबंध विशेषण नहीं देते हो तब कैसे दोष आता है, इस पर कल विचार करेंगे।